सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के आपको ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ भी सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि वेद के अर्धचंद्राकार, वेद के अर्धचंद्राकार तीनों को कहा जाता है। ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर खड़ी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बबूलिया, सी ऑप्शन में खादर, डी ऑप्शन में दिया गया है बरखान। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप फटाफट मुझे बता दीजिए। क्या करोगे इसका राइट आंसर कि वेद के अर्धचंद्राकार टीलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है वेद के अर्धचंद्राकार टीलों को? तो बरखान कहा जाता है। बरखान, बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है, क्या है ये? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, इस प्रकार से इनकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार। और बरखान क्या है? रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। जबकि खड़ी क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की एक विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खड़ी क्या है? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि, उसे कहते हैं खड़ी। ठीक है, बबूलिया क्या है? तो बबूलिया आप सभी जानते हैं वायु का एक चक्रवात होता है। क्या होता है? वायु का इस टाइप से एक चक्रवात होता है, इसे कहते हैं बबूलिया। क्या है? वायु का चक्रवात। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वायु का चक्रवात कहलाता है, तो आपको याद रखना है बबूलिया। ठीक है, खादर क्या होती है बताइए आप मुझे। खादर क्या है? क्वेश्चन बनकर आ जाएगी खादर क्या है? तो नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसे कहते हैं खादर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन। यहाँ पूछा गया है कि रेत के अर्धचंद्राकार टीलों को कहा जाता है, तो बरखान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे। कि राजस्थान की निम्न में से किस झील को, राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर, वेटलैंड, कन्वेशन में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है आना सागर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पचपदरा, सी ऑप्शन में कांबर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जे संबंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, क्या करोगे राइट आंसर। राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर वेटलैंड कन्वेशन में शामिल किया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि रामसर साइड में कौन सी झील को शामिल किया गया है? तो वो है सांबर झील। और कब शामिल किया गया है इसे रामसर वेटलैंड में? बताइए मुझे 1990 में सांबर पे, सांबर झील।
ये राजस्थान की है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। और इस झील का जो निर्माण है, वो किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और जो सामर झील है, इसका है जो कि भारत के कुल नमक उत्पादन में 8.7% योगदान है। और राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में सांभर का 80% योगदान है। इसके अलावा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना है 1964 में की गई थी। लेकिन यह पूछा गया है कि रामसर साइट में या रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में सांभर को कब शामिल किया गया है? तो 1990 में शामिल किया गया है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। आना सागर की झील है, ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, पचपदरा झील बालोतरा जिले में है। और जयसम्मन झील कहाँ पर है? सलून। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए कि सांभर में सर्वाधिक लवण की मात्रा कौन सी नदी के द्वारा लाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है मेंढा नदी। और सांभर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है? तो मेंढा और रोपड़गढ़। ठीक है, सर्वाधिक जो लवण की मात्रा है वे सांभर में कौन सी नदी लाती है? मेंढा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि निम्न में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? निम्न में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं। बांसवाड़ा, पाली, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर। और डी ऑप्शन में झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। कई बार मैंने ये वाला जो टॉपिक है आपको जलवायु वाला वो समझा दिया है। तो आप बताइए मुझे कि निम्न में से कौन सा है जो कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? कौन सा जिला? 4 ऑप्शन। क्या करोगे यहाँ पर? आपको पता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ ये जिले तो कौन सी जलवायु में आते हैं? अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु में आते हैं। जबकि जो पाली जिला है वो कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है? तो उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है पाली जिला। और सामान्य रूप से जो जलवायु है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से में? शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु में। ठीक है, तो जो पाली जिला है या फिर सिरोही जिला है ये कौन सी जलवायु प्रदेश में आते हैं? उप आर्द्र जलवायु में। जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ ये अति आर्द्र जलवायु में आता है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है पाली। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस दिशा में, निम्न में से किस दिशा में अरावली, अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है पश्चिम से पूर्व, पूर्व की ओर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो क्या राइट आंसर करोगे? फटाफट इसका आंसर आप बताइए मुझे, क्या करोगे? कि निम्न में से किस दिशा में अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई है जो कि बढ़ती जाती है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो कौन सी दिशा में बढ़ती जाती है अरावली? ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो स्थिति है या फिर इसका जो विस्तार है वो कहाँ से है? खेड़परमा पालनपुर गुजरात से है, जो कि रायसेना दिल्ली तक जाती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है किस दिशा में? तो ऊंचाई चौड़ाई कहाँ से बढ़ेगी इसकी? ये उत्तर दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी जो ऊंचाई चौड़ाई है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है किस दिशा की तरफ? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली की जो उत्पत्ति है अरावली की, ये हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, और अरावली की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है बताइए? अरावली की, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है अरावली की? तो 930 मीटर। ध्यान में रखना है अरावली की। ठीक है, और अरावली का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे, इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 9% है और इस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो इस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अरावली का क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या निवास करती है 10%। ठीक है, और अरावली की जो उत्पत्ति है प्री-कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ठीक है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये, और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? इसका जो विस्तार मानेंगे हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, और चौड़ाई और ऊंचाई इसकी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि वह नदी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और वे खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं चंबल, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पार्वती, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंभीर। बताइए क्या करोगे राइट आंसर? कि वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वे खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान देने वाली बात है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है? तो आप सभी जानते हैं वह है माही नदी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो माही नदी है इसका जो उद्गम है, माही नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल है मेहंद झील, मेहंद झील मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो माही नदी है ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। किस अपवा तंत्र का भाग है ये माही नदी? तो ये है अरब सागरीय। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि माही नदी किस अपवा तंत्र का भाग है? तो ये भाग है अरब सागरीय।
अफवा तंत्र का भाग माही नदी और खंबात खाड़ी में गिरती है। जबकि जो चंबल नदी है ये बंगाल की खाड़ी अफवा तंत्र का भाग है, और जो पार्वती है ये किसकी साइड नदी है, चंबल की, तो ये भी बंगाल की खाड़ी का अफवा तंत्र का भाग है। और जो गंभीर नदी है यमुना में मिलती है, और गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सपोटा करौली, ठीक है। और चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा पार्वती नदी का जो उद्गम है वह होता है शिवहर क्षेत्र मध्य प्रदेश, ठीक है। और गंभीर नदी का उद्गम होता है सपोटरा, सपोटरा की पहाड़ी करौली से। एक तो गंभीर नदी है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए गंभीरी नदी, ये तो गंभीर नदी है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो क्या करोगे आप, बताइए। देखो इनमें अंतर बता देती हूँ मैं आपको। एक तो है गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, इन दोनों नदियों में अंतर है। गंभीर जो नदी है इसका जो उद्गम है वे तो है सपोटरा, सपोटरा की पहाड़ी करौली, ठीक है, ध्यान में रखना है। जबकि जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, नीमच मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश। और राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से, चित्तौड़गढ़, कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़। तो इन दोनों नदियों में काफी अंतर है, ठीक है। गंभीर नदी और गंभीरी नदी, गंभीरी नदी का उद्गम होता है नीमच मध्य प्रदेश से और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, ये राजस्थान की जियोग्राफी की क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं आर्ट ऑफ कल्चर के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कालबेल या नृत्य, कालबेल या नृत्य राजस्थान के किस जिले का है, तो राजस्थान के किस जिले का है। ऑप्शन भरतपुर, अलवर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या करोगे कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले का नृत्य है। कालबेलिया कौन से जिले का नृत्य है, तो ये है जोधपुर जिले का नृत्य। और जो कालबेलिया नृत्य है तो यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया कब, कब शामिल किया गया था, 2010 में। और जो कालबेलिया नृत्य है इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वे कौन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना वे है गुलाबो बाई, गुलाबो बाई। और ये जोधपुर क्षेत्र का विशेष नृत्य है। जबकि भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, बम नृत्य, बम नृत्य है जो कि अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है खारी नृत्य, खारी नृत्य, ठीक है। और बीकानेर का आप सभी जानते हैं अग्नि नृत्य है जो कि जसमती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कि बाला किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन 12, बी ऑप्शन में अलवर, सी ऑप्शन में अजमेर, और डी ऑप्शन में बीकानेर। बताइए क्या करोगे राइट आंसर कि बाला किला कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है बाला किला, तो ये है अलवर में,
ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। और जो बाला किला है इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन राय ने करवाया था। और इसे है जो कि बावनगढ़ का लाडला किला भी कहा जाता है। इसके अलावा आग का किला भी इसे कहा जाता है, बाला किला। ये है अलवर में, ठीक है। और इसे कहा जाता है बावनगढ़, बावनगढ़ का लाडला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बावनगढ़ का लाडला कौन से किले को कहा जाता है? तो वो है बाला किला। और बाला जो किला है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? अलाउद्दीन राय, अलाउद्दीन राय ने करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा इसे जाना जाता है, इसके अलावा आग का किला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आग का किला किसे कहा जाता है? तो वो है बाला किला। और कहाँ पर? ही अलवर में स्थित है, ठीक है। ध्यान में रखना है बाला किला। क्योंकि बारह में कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। और जो शेरगढ़ का किला है इसका जो निर्माण है नागवंशी शासक द्वारा करवाया गया था। अजमेर में आप सभी जानते हैं तारागढ़ दुर्ग है, जो कि अजमेर में है, जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया था। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी स्थित है और उसका निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। इसके अलावा बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण रायसिंह ने करवाया था और उसे कहा जाता है जमेगा जेवर दुर्ग, ठीक है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? विजय सिंह पथिक द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? ऑप्शन राजस्थान केसरी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नवीन राजस्थान, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रभात, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजस्थान पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या कहोगे राइट आंसर? कि विजय सिंह विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? समाचार पत्रों के नाम दे दी गए यहाँ पर। तो कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था विजय सिंह पथिक ने? राजस्थान केसरी का। और इसका जो प्रकाशन किया था 1920 में, ध्यान में रखना है, ठीक है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। इनके बचपन का जो मूल नाम था वो क्या था? भूप सिंह, भूप सिंह, ठीक है। विजय सिंह पथिक का नाम। इसके अलावा इनके द्वारा कौन सा गीत है जो कि लिखा गया था? तो पीड़ितों का पंचेड़ा, पीड़ितों का पंचेड़ा गीत। इसके अलावा किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान केसरी का प्रकाशन इनके द्वारा 1920 में किया गया था और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब की गई थी? 1919 में। कहां पर की गई थी? वर्धा में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। ऑप्शन गेहूं, दुधवा, खारा। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है एक ही किसान,
आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है उसका क्या नाम है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कब से कब तक हुआ था, 1897 से 1941, यानी कुल मिलाकर ये 44 वर्ष तक चला था। ठीक है, और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके जनक कौन है, साधु सीताराम दास, जिनके द्वारा है जो कि 1897 से लेकर के जो कि 1915 तक है जो कि नेतृत्व किया गया था। ठीक है, प्रथम चरण का। और द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा, कब से किया था, 1916 से लेकर 1923 तक। ठीक है, बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन ये हुआ था 1897 से 1941 तक, यानी कुल मिलाकर ये 44 वर्ष तक चला। ठीक है, और प्रथम जो चरण है बिजोलिया का, जो प्रथम चरण है उसका जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया था, साधु सीताराम दास के द्वारा, साधु सीताराम दास। 1897 से लेकर इन्होंने 1915 तक नेतृत्व संभाला था। ठीक है, और द्वितीय चरण का विजय सिंह पथिक द्वारा, द्वितीय चरण का जो नेतृत्व है विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा, कब से कब तक, 1916 से 1923 तक। ठीक है, और तृतीय चरण, तृतीय चरण का क्या था नेतृत्व, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, कब से कब तक किया था इन्होंने, 1924 से 1941 तक। ठीक है, 3 चरण हो गए थे इसमें बिजोलिया में। और बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या कारण थे मुझे बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण बता दीजिए आप मुझे कोई दो, क्यों हुआ था ये किसान आंदोलन। क्या कारण थे इसके बताइए। 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर। और दूसरा कारण क्या था, चौरी कर। इसके अलावा तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर। ठीक है, कर के कारण से इस कारण बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। चौरी कर क्या है, तो चौरी कर है पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर, और ये कर लगाया था 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा। उसके बाद तलवार बंधाई कर लगा दिया गया था 1906 में कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के द्वारा, जिसके कारण किसानों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, और कुल मिलाकर 44 वर्ष तक चला था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है साधु सीताराम दास। ठीक है, जबकि जो बेगू किसान आंदोलन है ये हुआ था 1921 में, और इसका जो नेतृत्व है राम नारायण चौधरी ने किया था, राम नारायण चौधरी द्वारा। ठीक है, दुधवा खारा किसान आंदोलन ये चला था 1943 से लेकर 1946 तक। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये दुधवा खारा आंदोलन, चूरू में हुआ था। और इसके जागीरदार का क्या नाम था, तो सूरजमल ठाकुर। ठीक है, और उनके द्वारा निर्देश दे दिया गया था कि किसानों से लगान वसूली ली जाए, जिसके कारण किसानों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। और इसी के कारण है जो कि दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। एक ही जो किसान आंदोलन है ये हुआ था 1921 में, और इसका जो नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना है। दुधवा खारा किसान आंदोलन ये चला था 1943 से 1946 तक। ठीक है, और एक ही आंदोलन चला था 1921 तक, 1921 में उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आया है कई बार की चौरी कर क्या है, तो चौरी कर अभी मैंने आपको बता दिया कि चौरी कर क्या है, पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर। और ये कर कब लगाया गया था, 1903 में। किसके द्वारा लगाया गया था, तो कृष्ण सिंह के द्वारा।
और तलवार बंधाई कर, तो तलवार बंधाई जो कर है वो करशन सिंह के पुत्र फजली सिंह के द्वारा 1906 में लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम फटाफट। 10, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महेंद्र पाल प्रथम। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर को सर्वप्रथम राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। और ये प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और नागभट्ट जो प्रथम है इन्हें जो कौन कौन सी उपाधि दी गई है मुझे बताइए आप। नागावलोक या फिर नारायण का अवतार, नारायण का अवतार, ये उपाधि किस शासक को दी गई है? तो नागभट्ट प्रथम को दी गई है। और जालोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। जबकि जो नागभट्ट द्वितीय है इनको उपाधि कौन सी दी गई है भाई? परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। और मिहिर भोज को कौन सी उपाधि दी गई है? आदिवरा, आदिवरा की उपाधि दी गई है, ठीक है। और महेंद्र पाल जो प्रथम है इनको कहा जाता है निर्भय नरेश। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निर्भय राजा या निर्भय नरेश किसे कहा जाता है? महेंद्र पाल प्रथम को। और मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई है, ठीक है। और प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो मिहिर भोज को कहा जाता है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन और बच रहा है, देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ से फ्यूजन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 11। क्या पूछा गया है कि माणकुंभा द्वारा, माणकुंभा द्वारा संगीत राज कितने कोषों में विभक्त, कितने कोषों में विभक्त है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है 7, 4, 9, डी ऑप्शन है 5। बताइए, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। माणकुंभा द्वारा संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? 5 कोषों में विभक्त है। और जो माणकुंभा है इनको कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक। इसके अलावा माणाकुंभा के द्वारा है जो कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। और 200 से किलों का निर्माण करवाया गया था माणाकुंभा के द्वारा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, इसके अलावा बसंतगढ़ का किले का निर्माण भी माणाकुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। और इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई है? अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, दानगुरु, हिंदू सुल्तान की उपाधि माणाकुंभा को दी गई है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक उपाधि कौन से शासक को दी गई है? तो वो है माणाकुंभा को, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया कि माणाकुंभा द्वारा संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो 5 कोषों में विभक्त है, ठीक है। और इनके द्वारा है जो कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था।
ठीक है, और इसका पते कला का जनक इसी कारण से महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो आज के जो 11 क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व कर लिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले थे ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।